in this particular lecture we are going to discuss the steam nozzle and that part particularly which was left behind in our previous class. So in this class, in this particular steam nozzle, these are the following topics which are going to be discussed. So in this class we will discuss the critical pressure ratio. इसकी डेफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये होता क्या है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, इसको जानेंगे. फिर एक डेरिवेशन है एंड दिस डेरिवेशन इज फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन. तो वो कंडीशंस कौन सी होंगी जबकि मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा, और जब मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा मतलब नोजल से जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टीम निकल सकती है एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम थ्रॉट एरिया क्या होना चाहिए, एग्जिट एरिया क्या होना चाहिए, और आगे जाके हम लोग उसमें देखेंगे कि पर्टिकुलरली इनका रेशो क्या होना चाहिए. एंड अगर हमारा जो नोजल है वो पर्टिकुलर उसको जो हमने जिस डिज़ाइन पे बनाया है, अगर उस डिज़ाइन पे वो काम नहीं कर पा रहा है, किसी वजह से उसको वो स्टीम उस पर्टिकुलर प्रेशर पे नहीं मिल पा रही है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं मिल पा रही है, सो व्हाट विल हैपन विद दैट, व्हाट विल हैपन विद द नोजल व्हेन इट इज वर्किंग एट ऑफ डिज़ाइन कंडीशंस. सो व्हाट विल बी इट्स परफॉर्मेंस, व्हाट एक्चुअली विल बी हैपन टू द परफॉर्मेंस वी विल सी in the coming slides. So first of all, let us know what is critical pressure ratio. So critical pressure is that pressure which is the pressure of the steam at throat. मैंने आपको बताया था कि एक अगर मैं सीडी नोजल की बात करूं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल की बात करूं, तो इन दैट पर्टिकुलर नोजल व्हाट हैपन्स, इनिशियली एरिया इज गोइंग ऑन डिक्रीज एंड देन इट गोइंग ऑन इंक्रीज इन ए सीडी नोजल, एंड इन दिस CD nozzle, that is convergent divergent nozzle, a particular point is occurred which is at which the area is minimum, and that area or at the point at which the area is minimum is known as the throat, and that is known as the throat area. तो throat area पर जो pressure होगा that is known as the critical pressure, and when we will take the ratio of this pressure to the initial pressure of the steam, it will be known as the critical pressure ratio. मतलब क्या हुआ, स्टीम जिस प्रेशर पे एंट्री करी नोजल में, that is the pressure of the steam at the entrance of the nozzle or the initial pressure of the steam, और जब स्टीम कन्वर्जेंट पोर्शन के लास्ट पॉइंट पे पहुंची यानी कि थ्रोट एरिया पे पहुंची, तो थ्रोट एरिया पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी द क्रिटिकल प्रेशर, और इन दोनों का जो रेशियो होगा यानी कि थ्रोट प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर, इट विल बी नोन एज द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो. और ये सीधी सी बात है कि थ्रोट पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा और इनिशियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो विल ऑलवेज बी लेस देन 1. अब नाउ द थिंग इज कि इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब हम लोग क्यों क्रिटिकल प्रेशर रेशियो में ऐसा क्या है कि हमें उसका जानना ज़रूरी है. बेसिकली है क्या कि ये जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है, जब हम डेरिवेशन करते हैं व्हेन वी गो थ्रू दी डेरिवेशन, तो जब हम मास ऑफ द स्टीम निकालते हैं डिस्चार्ज थ्रू दी नोजल, तो उसकी एक क्वांटिटी आती है, उसकी एक इक्वेशन आती है, एंड ये जो इक्वेशन आती है इसमें सबसे पहले आप जानते ही हैं कि मास निकालने के लिए आप एक रिलेशन है डेंसिटी का कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से कि आप मास निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना जी.
डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम एंड द मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, अब क्या है, अब जो स्टीम जो है उसकी डेंसिटी तो वही है ना भाई, इट इज थ्रू आउट द सेम बिकॉज इट इज मेड अप बाय द वाटर। तो अब बेसिकली हुआ क्या कि अगर आप पर सेकंड में कितना मास निकालें, कितना मास, द अमाउंट ऑफ द मास विल बी डिस्चार्ज थ्रू द नोजल पर सेकंड, इफ यू विल कैलकुलेट दैट, तो होगा क्या कि आपको एक तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्टीम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्टीम फ्लोइंग पर सेकंड, इजंट इट, निकालना पड़ेगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्टीम फ्लोइंग पर सेकंड, और जब आप इसका नोजल के साथ कंपेयर करेंगे तब आप लेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्टीम फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द नोजल एंड इट इज द रेशियो with the volume of 1 kilogram of steam at pressure, with pressure is at the throat, या जो थ्रोट का जो प्रेशर है तो उसको आप लेंगे, ठीक। तो दैट इज दैट प्रेशर जो बेसिकली क्या है, जो एक्सपेंशन का जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इज दी थ्रोट प्रेशर, उसको आप लेंगे। तो अब क्या करेंगे आप कि अभी इसका क्यों हम इसको ले रहे हैं तो ये सामने आएगा जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, और वो डेरिवेशन क्या है वो मैं आपको अभी अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। एंड द कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज टू द मैक्सिमम डिस्चार्ज। अच्छा, है क्या बेसिकली, जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो कितना हुआ और जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो कितना हो सकता है। तो एक्चुअल डिस्चार्ज टू द मैक्सिमम डिस्चार्ज, और एक्चुअल हमेशा कम होगा, है ना जी, और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो होगा, जो हो सकता था, यानी कि एक तरीके से ये जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है, इससे आप बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आप बता क्या रहे हैं, आप बता रहे हैं कि एक्चुअल एक तरीके से यू आर कैलकुलेटिंग द एफिशिएंसी ऑफ द नोजल। नोजल की एफिशिएंसी क्या है, एक्चुअल डिस्चार्ज कितना है और वो मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना कर सकता था। इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज टू द मैक्सिमम डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द एफिशिएंसी ऑफ द नोजल, और इट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज आल्सो। तो इसको निकालने के लिए हमको क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की जरूरत होती है। इसको निकालते हम कैसे हैं कि इस मैक्सिमम डिस्चार्ज को जब हमें निकालना है तो हम क्रिटिकल प्रेशर, एक हमारा अभी अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि एक पूरा डेरिवेशन है, और उस डेरिवेशन के अंदर हम लोगों को मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशंस निकालने के लिए क्रिटिकल प्रेशर को, मैथमेटिक्स में तो आप जानते ही हैं कि वी हैव टू डिफरेंशिएट एंड देन वी हैव टू इक्वेट इट टू जीरो। तो जब हम ऐसा करते हैं किसी कंडीशंस को लाने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको पता ही है कि जब हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो को हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, एंड व्हेन वी विल पुट इट टू द इक्वल टू जीरो, तो वो कंडीशन हमें मिलती है जिस कंडीशन पे हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज पॉसिबल है। तो उसको निकालने के लिए, मैक्सिमम डिस्चार्ज को निकालने के लिए हमें क्रिटिकल प्रेशर रेशियो निकालना पड़ता है। सो नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम फ्लो थ्रू ए नोजल। तो आप देख रहे हैं कि एक मोलर डायग्राम है, हमारे पास एचएस डायग्राम है, और एक हमारे पास लाइन डायग्राम है नोजल का, जिसमें वी आर हैविंग टू प्रेशर, दैट इज P1 which is at the entrance of the nozzle and P2 which is at the exit of the nozzle। इसमें इंटरमीडिएट प्रेशर, अगर इसको मैं हाफ सेक्शन में ले लूँ तो नोजल पे जो प्रेशर, जो थ्रॉट पे जो प्रेशर होगा वो P2 हो जाएगा, अगर मैं इसको खाली कन्वर्जेंट पोर्शन में देखूंगा, ठीक है जी। लेकिन मुझे इसको पूरे CD जो नोजल है इसको पूरे एक ब्रॉड व्यू में देखना पड़ेगा, एंड इन दैट मैं ये देख रहा हूँ कि जो वेलोसिटी है एट द एंट्रेंस इट इज़ V1 एंड द वेलोसिटी एट एग्जिट ऑफ द नोजल इट इज़ V2। तो V1 जो है वो एज कम्पेयर टू V2 इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, फिर आगे जाके हम लोग इसको जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल ले लेते हैं। नाउ इन केस ऑफ द एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सैचुरेटेड लाइन दिखाई गई है, एंड वी हैव गिवन
टू कांस्टेंट प्रेशर लाइन, जिसमें एक लाइन जो है वहाँ वो 1 पॉइंट से जो डिस्चार्ज मतलब जो एक्सपेंशन है, या आप कह सकते हैं जो डिस्चार्ज है बेसिकली नोज़ल के अंदर, वो होना स्टार्ट हुआ है और प्रेशर जो है वो P1 से P2 की तरफ पहुंचा है और वेलोसिटी V1 से V2 की तरफ पहुंची है। तो एक फर्स्ट ईयर में पहले फर्स्ट ईयर में भी होता था ये थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन UP2 में काफ़ी होता था, लेकिन अब जो है वो आप देखेंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पोर्शन है और खाली मैकेनिकल वालों के लिए है, तो अब ये सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है। तो इसमें एक कंसेप्ट है एंड आपने वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आपने पढ़ी होंगी, और जिस समय आपने वो सेकेंड ईयर में एप्लीकेशन पढ़ी थी उस समय मज़े की बात ये है कि आपने ये नोज़ल की एप्लीकेशन भी पढ़ी थी, नोज़ल की एप्लीकेशन पढ़ी थी, बॉयलर की एप्लीकेशन पढ़ी थी आपने। और आप करते क्या हैं उसमें, सबसे पहले आप एक स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFEE, ठीक है ना जी, ये आपने पढ़ी होगी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो बेसिकली ये इक्वेशन कहती क्या है, ये कहती है कि सम ऑफ द एनर्जी एट एनी सेक्शन ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है जी। और ये बेसिकली स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का मतलब है कि किसी भी सेक्शन में किसी सिस्टम की अगर आप बात करें, व्हेन इट इज़ ए सिस्टम ऑफ टाइप ऑफ नोजल, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो किसी भी सेक्शन पे आप ले लेंगे तो वो सेम, उसका सम सेम होगा। मतलब प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल सकती है, काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन जो सम ऑफ द टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द एट एनी सेक्शन और एट एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम। तो वो हमने इसमें बेसिकली अप्लाई किया, और आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि V1 जो है वो V2 से नेग्लिजिबल है। आप देख सकते हैं V1 इज़ वेरी वेरी लेस देन V2। तो हम फिर V1 को नेग्लिजिबल है तो उसको हटा देते हैं, तो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाती है, और V2 की वैल्यू आप देखेंगे इट विल बी इक्वल टू √2 इंटू डेल्टा H। तो डेल्टा H इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी एंथैल्पी। और आगे जाके फिर इसमें हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, जो आप पढ़ चुके हो पहले ही, जो कहता है कि डिफरेंस इन द हीट। और बेसिकली ये जो चीज़ है आपने ये पढ़ी होगी अनअवेलेबल एनर्जी के बारे में, कि जो अनअवेलेबल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू द dq इज इक्वल टू T इंटू ds। सो ds इज द चेंज इन एंट्रोपी एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी हम निकालते हैं कि अगर वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है देन dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, और pdv क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। अब यहाँ हमने इसको लगाया और यहाँ से करके डेरिवेशन किया। तो जेंटलमैन आपने देखा कि जो हमने इंटीग्रेशन लिया फिर चेंज इन एंथैल्पी का, एंड दैट integration of the change in enthalpy from point 1 to 2 is equal to the pressure volume work done VdP from point 1 to 2। अच्छा, इसमें क्योंकि हमने V को चेंज नहीं किया, प्रेशर चेंज किया, V को हमने चेंज इसलिए नहीं किया, अगर आप देखेंगे इफ यू विल सी you will see that this V is small v, it means what, that it indicates the specific volume। Then we have applied a law that is PV to the power n is equal to constant, where n is known as the isentropic index। फिर हमने इसकी वैल्यू इसमें पुट ऑन करी, और पुट ऑन करने के बाद में हमने इसको आगे बढ़ाया तो हमारे पास डेल्टा H यानी कि चेंज इन एंथैल्पी की एक वैल्यू आई। और हम जानते हैं कि जो मास फ्लो रेट होता है, मैंने अगेन ये वही डेरिवेशन है पर्टिकुलरली, जहाँ पर आपने डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू मास अपॉन वॉल्यूम ली, और मास जो है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ डेंसिटी जो है वो रो2, डेंसिटी एट पॉइंट 2 इंटू वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। तो वॉल्यूम पर सेकेंड, बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो इट विल बी एरिया इंटू लेंथ पर सेकेंड, एंड लेंथ पर सेकेंड इज द वेलोसिटी।
तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, m इज इक्वल टू रो टू A2V2। तो यहाँ से हमने इस मास को हमने कैलकुलेट किया और फिर इस मास अपॉन एरिया की वैल्यू हमने जब V2 इज द वेलोसिटी एंड स्मॉल v2 इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट 2। तो ये जो V2 वेलोसिटी है ये हम पहले निकाल चुके हैं, तो हमने V2 की वैल्यू इसके अंदर रख दी वेलोसिटी की। तो यहाँ से जो है वो हमको ये इक्वेशन मिली जिसमें फ्लो रेट हमारे पास आ गया। अब इस मास फ्लो रेट को मैक्सिमम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम शुरू में मैंने आपको उसमें बताया था कि हम क्रिटिकल प्रेशर रेशो किस लिए जानना है, क्योंकि इसी क्रिटिकल प्रेशर रेशो का दैट इज P2 अपॉन P1 का हम क्या करने वाले हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं इस फ्लो रेट को मैक्सिमम निकालने के लिए। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और ज़ीरो के साथ इक्वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि द डिस्चार्ज टू द नोजल विल बी मैक्सिमम एट द क्रिटिकल प्रेशर रेशो व्हेन P स्टार डिवाइडेड बाय P1। ये वैल्यू होगी जब P स्टार डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 2 अपॉन n+1 होल ऑफ द पावर n अपॉन n-1। जब इसके बराबर होगा उस वक्त जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम होगा, या ये जो कंडीशन ऑफ डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन को शो करती है। तो आगे निकालने के लिए जब हमने मैक्स निकालने के लिए बाकी जो V2 अपॉन V1 की वैल्यू है वो इसमें पुट करी, तो आप देख सकते हैं m max दैट इज मैक्सिमम डिस्चार्ज की जो वैल्यू है वो आई a इंटू √2 इंटू n अपॉन n-1 इंटू P1 अपॉन V1 एंड ब्रैकेट में 2 अपॉन n+1 टू द पावर 2 अपॉन n-1 माइनस 2 अपॉन n+1 टू द पावर n+1 अपॉन n-1। तो यहाँ से फिर हमने इसको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद में हमारे पास अगर आप लास्ट में देखेंगे तो मैक्सिमम डिस्चार्ज की जो कंडीशन है वो अचीव हो गई है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन नहीं, मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू, मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू जो है m सफिक्स में x मैक्स दैट इज मैक्सिमम डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू a इंटू √n इंटू P1 अपॉन V1 इंटू 2 अपॉन n+1 टू द पावर n+1 अपॉन n-1। ये जो वैल्यू है वो आ गई। सो नेक्स्ट दिस इज ऑफ डिज़ाइन कंडीशन। तो ऑफ डिज़ाइन कंडीशन जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नोज़ल है वो अगर अगर वो मैक्सिमम डिस्चार्ज दे रहा है, मतलब कि इट इज इफ द नोज़ल इज ऑपरेटिंग विद द प्रेशर रेशो विच इज इक्वल टू द क्रिटिकल प्रेशर रेशो। जब ऐसा हो रहा है मतलब द नोज़ल इज ऑपरेटिंग with a pressure ratio which is equal to the critical pressure ratio, and when it is giving the maximum discharge per unit area, तो हम बोलेंगे it is working in the design condition। and what happens if these conditions are not pertain, then it is known as off design condition। so if the nozzle does not operate under design condition, then it is known as the off डिज़ाइन ऑपरेशन ऑफ दी नोज़ल। नाउ अब इसकी वजह से जब ये ऑफ डिज़ाइन हो जाएगा तब जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा कि कितना डिस्चार्ज हो वो बैक प्रेशर होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द बैक प्रेशर वैल्यू इन रेफरेंस टू द डिज़ाइन वैल्यू ऑफ द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द नोज़ल कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर एक्सपेंडिंग और ओवर एक्सपेंडिंग। मतलब की बात क्या हुई कि एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि अगर कोई नोज़ल उस प्रेशर रेशो पे वर्क कर रहा है विच इज़ इक्वल टू द क्रिटिकल प्रेशर रेशो, देन इट इज़ वर्किंग विद द डिज़ाइन कंडीशन। बट इफ डजंट हैपन then the value of the back pressure is very important, and then the discharge from the nozzle will depend upon what is the exit pressure, what is the pressure at exit of the nozzle, and
what is the design pressure at the exit of the nozzle, and comparison on that, the nozzle can be classified under expanding or over expanding. Under expanding means what? If the actual back pressure is higher than the designed back pressure, it is known as the under expanding. और अगर ये pressure कम हो जाए, means what? If the pressure at the exit is lower than the design value, then it is known as the over expanding nozzle. So ladies and gentlemen, this covers your nozzle part, and particularly the off design conditions, which is very important. And in the next, we will discuss the steam turbine in my next unit, next topic, or in my next class. I am going to discuss the steam turbine. Thank you all.